फेब्रुअरी से बोर्ड्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, सीयूटी भी देना है, दोनों अच्छे से करने हैं, बोर्ड्स पे भी फोकस करने हैं, सीयूटी भी करना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिबॉन्ग्स। मेरा नाम है नम्रा और मैं हूँ आपकी सोशियोलॉजी एडुकेटर। आइए करते हैं माशरे से मोहब्बत। स्टूडेंट्स, अगर आपने यूनिबॉन्ग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हमने बुक 1 कंप्लीट करवा दी है। बुक 1 के रिवीजन क्लासेस भी हो गए हैं। बीच बीच में जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ मैं आपसे एक दो एमसीक्यूज पूछ लेती हूँ सिर्फ रिवीजन करवाने के लिए। 15 फरवरी से बोर्ड्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, सीयूटी भी देना है, दोनों अच्छे से करने हैं, बोर्ड्स पे भी फोकस करने हैं, सीयूटी भी करना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वी आर हेयर टू मेक योर लाइफ इजी। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम बुक 1 से चैप्टर 2 के ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज देखने वाले हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, मतलब टाइम कम है, रिवीजन बहुत ज्यादा है, तो साइमल्टेनियसली हम सीयूटी भी कवर कर रहे हैं और बोर्ड्स के हिसाब से भी मैं आपको जितनी भी मेरी नॉर्मल डोमेन वीडियोस होती है उसमें मैं आपको बताती रहती है कि बोर्ड्स में ये 3 पॉइंटर हो सकता है, ये 5 पॉइंटर हो सकता है, ये हॉट्स में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से हम देखना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली चैप्टर 2 अगर आपने रिवीजन नहीं स्टार्ट किया हो तो आप क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे आपको चैप्टर 2 के सारे लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। आज मैं आपको चैप्टर 2 करवा रही हूँ, चैप्टर 3 करवाऊंगी, फिर सारे बुक 1 करवाऊंगी, बुक 2 करवाऊंगी, कुछ भी मिस आउट नहीं करना है ना, ठीक है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है चैप्टर 2 का नाम क्या है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। डेमोग्राफी का चैप्टर है, इसमें हमने थिंकर्स के बारे में पढ़ा है, हमने इसमें डेमोग्राफी थ्योरी के बारे में पढ़ा है, इसमें हमने बहुत सारे इंडियन पॉलिसीज के बारे में पढ़ा है, जैसे मनरेगा एक्ट हो गया, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एक्ट हो गया। उसी से जितनी भी पॉसिबल एमसीक्यूज आ सकते हैं आज हम वीडियो में सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना है और कोई भी एमसीक्यू आपसे मिस आउट हो जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए शैल वी स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यही है, डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ। डेमोग्राफी किस चीज की स्टडी है? स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने आपको बताया था डेमोग्राफी 2 वर्ड से बनता है। डेमोग्राफी कितने वर्ड से बनता है? 2 वर्ड से बनता है। ग्रेफाइन एंड पीपल, मतलब हम लोगों के बारे में, हम लोगों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपसे सीयूटी में ये क्वेश्चन आता है, डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ, अब कल्चर, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। चलिए कल्चर इकोनॉमिक्स में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हो सकता है आप स्टैटिस्टिक्स में कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं ना डेमोग्राफी वगैरह में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल सिंपलेस्ट, डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। डेमोग्राफी किसकी सिस्टमैटिक स्टडी है? पॉपुलेशन की स्टडी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, ट्रांजिशनल स्टेज के बारे में है दूसरा क्वेश्चन। ट्रांजिशनल स्टेज, इन विच स्टेज transitional stage is which stage in an exceedingly demographic transition? अगर आपको याद है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में 3 स्टेजेस आते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में आपसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में पूछ रहे हैं, और मैंने आपको क्लास में बताया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कौन सी स्टेज में आती है, क्या वो फर्स्ट स्टेज में आती है, क्या सेकेंड स्टेज में आती है या थर्ड स्टेज में आती है। तो सेकेंड स्टेज को हम अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज भी कहते हैं। सेकेंड स्टेज को हम क्या कहते हैं? सेकेंड स्टेज को हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल स्टेज भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या हुआ है? इसका आंसर हुआ सेकेंड स्टेज, ठीक है। आगे देखते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन इज, जब पीवाईक्यूज आते हैं, जो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन उसमें बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो थर्ड क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे? इस पे हम इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। बेसिकली ऑल दी क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, हमें नहीं पता पैटर्न क्या होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने हिसाब से ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रिफर्स टू, इसका सरल भाषा में मतलब क्या है? जितना भी हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन का,
एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक प्लेस पे, उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नहीं कहते हैं, पॉपुलेशन कैलकुलेशन कहते हैं। आप लोग स्टूडेंट जब आप बैठते हो, मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, आप क्या करोगे? इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन, तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्या ये हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की? नहीं, हम कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे। इसका आंसर डेमोग्राफी भी नहीं है, इसका आंसर है सेंसस। मैंने अपनी क्लासेस में बताया था सेंसस क्या होता है, ठीक है। सेंसस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ पॉपुलेशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एट अ स्पेसिफिक प्लेस, दैट इज कॉल्ड सेंसस। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर हुआ, इसका आंसर हुआ सेंसस, ठीक है। आगे देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आई होप ये सारे स्टूडेंट्स को आता होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप एनसीईआरटी खोलते हैं तो फर्स्ट पेज पे ही इसको एक्सप्लेन कर रखा है सेकेंड चैप्टर के। The word demography comes from Greek origin, ठीक है। चलिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ, क्योंकि मैं आपको अब मॉक टेस्ट करवाना स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो मैं आपको ना एक ही टॉपिक के अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो वर्ड डेमोग्राफी कम्स फ्रॉम ग्रीक ओरिजिन। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ ले कि डेमोग्राफी जो वर्ड है वो किस ओरिजिन से आया है, तो आपको याद रखना है ग्रीक ओरिजिन से आया है, ठीक है। एंड इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, ये तो मैंने आपको अभी जस्ट क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया ना, डेमोग्राफी टू वर्ड से बना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं वेयर डेमोस मीन्स, डेमोस का मतलब क्या होता है और ग्रिफाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है पीपल एंड डिस्क्राइब। क्या आंसर है इसका? पीपल एंड डिस्क्राइब। बट हम यही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं? जैसे कि आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया कि किस ओरिजिन से आता है, ग्रीक ओरिजिन है, फ्रेंच ओरिजिन है, तो एक और क्वेश्चन क्या बन गया? ग्रीक ओरिजिन है, ठीक है। कितने वर्ड से बना होता है? दूसरा आपको पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्वेश्चन में पूछ ले 2 वर्ड से बन सकता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, वो आपको क्वेश्चन में लिख दे कि पीपल और डिस्क्राइब होता है डेमोग्राफी का मतलब, बट इसका ग्रीक ओरिजिन, जो ग्रीक ओरिजिन है उसको ग्रीक लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं? तो ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं डेमोस। डेमोस का मतलब हो गया पीपल, और ग्रिफाइन का मतलब क्या हो गया? ग्रिफाइन का मतलब हो गया डिस्क्राइब। समझ में आ रहा है कि एक ही टॉपिक को देखा हमने, एक ही टॉपिक से कैसे 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको यूनिमोंक्स को सब्सक्राइब करना है। इसमें क्या होगा, हम आपको सीयूटी का तो पढ़ा ही रहे हैं, हम आपको डोमेन का भी पढ़ा रहे हैं। इससे क्या होता है, मैं आपको बार बार बताते रहूंगी कि एक ही टॉपिक की कितनी अलग वेराइटीज हो सकती है, कितने अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, द डैश refers to the number of live births per 1000 women in the child bearing age group usually taken to be 15 to 49 years। आपको याद है मैंने 15 to 49 years क्यों बताया था? 15 to 49 इसलिए होता है क्योंकि इस वक्त माना जाता है जो विमेन है वो मोस्ट फर्टाइल होती है, ठीक है। जो मैंने आपको जब चैप्टर में आपको रीड करवा रही थी, मैं आपको चैप्टर के नोट्स करवा रही थी, मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि 15 to 49 इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, क्या इसका आंसर फर्टिलिटी रेट है, क्या इसका आंसर बर्थ रेट है, क्या इसका आंसर टोटल फर्टिलिटी रेट है? फॉर नाउ हमें ये तो पता है कि नन ऑफ द अबव तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही वो पूछ रहा है क्या है, फर्टिलिटी रेट है, बर्थ रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? टोटल और फर्टिलिटी रेट में कंफ्यूज नहीं हो जाना, अलग अलग है। वैसे तो इसका आंसर फर्टिलिटी रेट है, मैं टोटल फर्टिलिटी रेट भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। टोटल फर्टिलिटी रेट में हम क्या करते हैं, उसमें हम एज गैप मतलब एज बैरियर नहीं होता, उसमें हम सारी ओवरऑल फर्टिलिटी रेट चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें एज का हम नहीं मेंशन करते क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ही आपको एज मेंशन कर रखा है। इसी वजह से फर्टिलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी में कंफ्यूज नहीं हो जाना। सीयूटी में नेगेटिव मार्किंग भी है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक श्योर कि व्हाटएवर वी आर चूजिंग इट नीड्स टू बी करेक्ट। 5 मार्क्स तो आपको करेक्ट के मिल ही रहे हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है कि नेगेटिव मार्किंग
को हम अवॉइड कर पाए। ठीक है, 6 देखते हैं। 6 इट्स मोर लाइक अ फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन देख के डर मत जाना मैम फिलिंग द ब्लैंक्स क्यों करवा रही है। मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स इसलिए करवा दिया क्योंकि सीयूटी में ना आपको मैच द फॉलोइंग का ऑप्शन भी आता है। यहाँ पे लिखा होता है टेबल 1 M1 M2 मैच द फॉलोइंग 1 मैच द फॉलोइंग 2। तो सीयूटी का जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस स्टार्ट करूंगी सीयूटी के लिए तो मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगी कि इसमें मैच द फॉलोइंग भी होता है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मैल्थस, रॉबर्ट मैल्थस क्या था जिसने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी दी थी। ठीक है, population rises in dash progression whereas agricultural production grows in dash progression। आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको उसको ग्राफ से भी एक्सप्लेन किया था, याद है मैंने ग्राफ से भी एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है और दूसरा क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, तो रॉबर्ट मैल्थस ने क्या बोला, पॉपुलेशन कैसे राइज करती है स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन राइज करती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, कैसे राइज करती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला है कि रिसोर्सेज जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या फिर जो हमारे रिसोर्सेज है वो कैसे ग्रो करते हैं, वो अरिथमेटिक ग्रो करते हैं। ठीक है, एमसीक्यू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं, ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। ग्राफ भी याद रखना है, डोंट वरी ग्राफ नहीं आएगा, ग्राफ से मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, बट आंसर तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। The estimated number of years that an average person is expected to live, this is easy। इसका तो जवाब सबको आना ही चाहिए। पूरे साल अच्छे से सोशियोलॉजी पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर में आपको करवा रही हूँ, इसका तो आंसर सबको समझ में आना ही चाहिए। वो खुद ही कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड टू लिव का मतलब क्या है, इमिग्रेशन नहीं है, बर्थ रेट नहीं है, डेथ रेट नहीं है, तो इसका जवाब क्या हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये वाला अगर ये क्वेश्चन आ गया सीयूटी में और तुम इसको चूज कर आए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 5 मार्क्स तो पक्का ही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। Which among the following groups form the dependent in the society। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। अब आप इसके पहले मेरे साथ सारे जितनी भी पॉसिबल ऑप्शंस है वो पढ़िए। पीपल बिलो द एज ऑफ 15 डिपेंडेंट होते हैं। पीपल अबव 60 इयर्स डिपेंडेंट होते हैं। इन्फेंट्स इन 70 प्लस पीपल इन्फेंट डिपेंडेंट होते हैं। अब आप मुझसे डाउट करके ये पूछ सकते हो, मैम डाउट है, तीनों आंसर सही है। तीनों आंसर सही है तो क्या करना है, क्योंकि ये वाला भी सही है, ये भी सेंस है, ये भी सेंस है, ये भी सेंस है। स्टूडेंट दैट इज अ ट्रिक क्वेश्चन। सीयूटी में अगर आपसे ट्रिक क्वेश्चन पूछ लिया तो मैंने सोचा मैं आपको पहले ही प्रैक्टिस करवा दूं, क्योंकि हमें तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है ना। क्योंकि तीनों आंसर सही है तो हम फोर्थ आंसर देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन देखेंगे। फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, ऑल ऑफ द अबव। एमसीक्यू में बेसिकली क्या होता है, कोई 3 गलत होते हैं 1 सही होता है, बट इसमें तीनों सही थे तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये कोई एक चूज करके आओगे वो रॉन्ग ही होगा, क्योंकि जो डी है, जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है, उसमें वो ऑल ऑफ द अबव, जितने भी आंसर्स है वो उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव चूज करके आना है। ठीक है, आगे देखते हैं। 9th क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 9th क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आर बर्थ एंड डेथ रेट्स हाई। मैंने आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ाया था ना, 3 स्टेजेस होती है ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। कितनी स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी है जिसमें बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। ठीक है, बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। कौन सी होती है, क्या वो स्टेज 1 होती है, क्या वो स्टेज 2 होती है, या स्टेज 3 होती है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है स्टेज 1। क्यों उसका आंसर स्टेज 1 है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था जो स्टेज 1 है उसमें बर्थ रेट भी ज्यादा है, क्योंकि
नॉर्मल फैमिली प्लानिंग वगैरह की अवेयरनेस नहीं है। और डेथ रेट भी क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेज 1 में आता है, और अगर ये क्वेश्चन आता है कि तो क्या चूज करके आओगे, स्टेज 1 चूज करके आओगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर द फैक्टर्स accustomed to analyze which of the following। बर्थ रेट और डेथ रेट किस में आता है, ऑप्शन देखते हैं। क्या वो बर्थ रेट में आता है, आता है। क्या वो मोर्टालिटी रेट में आता है, आता है। डेथ रेट आपको पता ही है, मोर्टालिटी का मतलब क्या होता है, मोर्टालिटी का मतलब डेथ ही होता है। तो ये फिर से एक ट्रिक क्वेश्चन हुआ, तीनों आंसर सही है। अगर तीनों आंसर सही है तो हम किस पे फोकस करेंगे, we will go to the fourth option। फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, all of the above। फिर से कह रही हूं, अगर आपको सीयूटी में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें तीनों आंसर सही है तो आप इन सब में से कोई एक चूज मत करिए आना, क्योंकि वो बर्थ और डेथ रेट दोनों मांग रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें आप बर्थ भी चूज नहीं कर सकते, डेथ भी नहीं कर सकते, मोर्टालिटी भी नहीं कर सकते। इसी कारण we will go to the fourth option। fourth option is all of the above and all of the above is the correct answer, ठीक है। आगे देखते हैं हम, the dash is primarily concerned with the measurement and analysis of the components of population change, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये इसमें पूछा है क्या कंसर्न है मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज की जब हम बारे में बात करते हैं तो कौन सा इसमें सही है। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, सेंसस। सेंसस में भी हम पॉपुलेशन चेंज की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। माइग्रेशन में भी हम पॉपुलेशन चेंज की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इनफॉर्मल डेमोग्राफी में डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, बट क्योंकि इसमें डेटा कलेक्शन वगैरह की बात नहीं हो रही है इसलिए इन्होंने इसमें इनफॉर्मल कह दिया है। अब हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी इज आल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी का हम और क्या कहते हैं, इसको हम क्वांटिटेटिव डेमोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम मेजरमेंट एंड एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो सेंसस और माइग्रेशन चूज करके मत आ जाना। इनफैक्ट सेंसस, माइग्रेशन आर द पार्ट ऑफ फॉर्मल डेमोग्राफी ओनली, ठीक है। तो फॉर्मल डेमोग्राफी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। रट्टा मार के नहीं जाना है, रट्टा मारने से क्या होगा, रट्टा मार लिया मेजरमेंट एनालिसिस फॉर्मल, हो सकते हैं वो क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहे हो बट आपने रट्टा मार लियो तो आप गलत ऑप्शन चूज करे हो। इसलिए आप क्या करेंगे, आप मेरे साथ सारे एमसीक्यू सीरीज फॉलो करेंगे। इसमें मैं आपको हर क्वेश्चन की कितने अलग अलग वैरायटी हो सकती है, कैसे कैसे पूछ सकते हैं ये तो बताऊंगी, बट मैं आपको क्विक रिवीजन भी करवा दूंगी, क्विक रिकैप भी करवा दूंगी। उससे क्या होगा, उससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, जो ये जो बुद्धि है ना, ये जो मत्था है आपका, इसमें आपका टॉपिक भी बैठ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम आगे। The book and essay on the principle of population was written by, इसका आंसर नहीं पता तो कब पढ़ना स्टार्ट करोगे। सेकेंड चैप्टर में जितने भी हमने थिंकर्स पढ़े हैं, थिंकर्स आपको याद होगा, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस। थॉमस रॉबर्ट मैल्थस की बुक है, ये बुक इसने लिखी थी, तो थॉमस रॉबर्ट मैल्थस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलो एक और इंटरेस्टिंग सा है, When was महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा भी कहते हैं, वो पास हो जाता है, ठीक है। ऑप्शंस है हमारे पास, सितंबर 7, 2006, अक्टूबर 7, 2005, सितंबर 7, 2005, दिसंबर 7, 2005। देखो वो आपको कैसे कंफ्यूज कर रहा है, दो डेट से क्या है, एक इसमें मंथ होता है, एक इसमें डेट होती है और एक इसमें ईयर होता है। अगर आपको डेट याद है कि 7 थी तो उन्होंने क्या किया, 7 तो उन्होंने आपसे कॉमनली सब में ही पूछ लिया, ठीक है। ईयर भी याद होगा, 2005 है, 2006 है, वो भी उसने आपसे पूछ लिया। किस पे फोकस करेंगे हम, मंथ पे भी फोकस करेंगे। सितंबर भी 2 बार पूछ लिया, कंफ्यूज नहीं होना है। एमसीक्यू में जब मैं आपको आंसर बता रही हूँ तो मैं आपको क्विक रिवीजन भी करवा रही हूँ, इससे आपको याद हो जाएगा। आंसर क्या है, आंसर है 7 सितंबर 2005। आंसर क्या है, 7 सितंबर 2005, ठीक है।
मनरेगा से एक और क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मनरेगा गारंटीज हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मनरेगा में कितनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है। जब मैं आपको क्लास में बता रही थी, मैंने आपको दो डेट्स बताए थे, एक मैंने आपको 100 डेज बताया था, एक मैंने आपको 150 डेज बताया था। क्योंकि सीयूटी है, पैटर्न हमें पता नहीं है, पैटर्न क्या, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन पेपर, हम तो अच्छे से प्रिपेयर होके जाएंगे ना। तो आप मुझे बोल सकते हो मैम 150 डेज है या 100 डेज है। ठीक है, याद रखना है 150 डेज जब होता है जब मैंने आपको बताया था कोई भी नेचुरल कैलामिटी, ड्रॉट वगैरह आ जाते हैं, एक्सेप्शनल केसेस में 150 डेज होता है। 150 डेज कब होता है, एक्सेप्शनल केसेस में। क्या क्वेश्चन में आपको बोला गया, क्या क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई किया है एक्सेप्शनल केस के बारे में, नहीं किया ना, तो 150 डेज ऑप्ट चूज मत करिए आना। क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है 100 डेज। क्या आंसर है इसका, 100 डेज आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इज, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, तो इसमें तो आपको याद ही करना है। इसका आंसर है 1952। एनपीपी नेशनल प्रोग्राम प्लानिंग प्रोग्राम और नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। वो कह रहा है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है और ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1952 में इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड इन। ठीक है, तो फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, हम सबको पता है 1947 में वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस। 1950 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। तो फर्स्ट सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया कब हुआ था, 1951 में। ठीक है, ये ट्रिक्स होती है चीजें याद रखने की। 1951 में अच्छा चलो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो फर्स्ट सेंसस हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हू, किसके चेयरमैनशिप के अंडर हुआ था, किसने स्टार्ट करवाया था, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, एक नाम है। ठीक है, बुक में गिवन है, मैंने अपनी क्लासेस में जब आपको नोट्स लिखवाए थे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस में मैंने आपको बताया था। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ठीक है, हम भी और देखिए कौन कौन से स्टूडेंट्स को आंसर पता है, कितने लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। ठीक है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, कौन सी स्टेट की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, वी ऑल नो द आंसर, द आंसर इज केरला। केरला के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नंबर ऑफ पीपल रिप्लेसिंग द ओल्डर जनरेशन आर लेस इज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, रिप्लेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो वो रिप्लेसमेंट लेवल चूज कर आएंगे या रिप्लेसमेंट जनरेशन चूज कर आएंगे। फोकस पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिप्लेसमेंट उन्होंने वर्ड देख लिया रिप्लेसिंग, तो वे इन दोनों में से चूज कर आएंगे। नहीं, ये दोनों ही आंसर गलत है। सही आंसर क्या है, क्वेश्चन मेरे साथ पढ़िए। रिप्लेसिंग द ओल्डर जनरेशन आर लेस, जो ओल्डर जनरेशन है वो लेस है, कम हो रही है। कम का इंग्लिश क्या हो, मतलब इसी चारों ऑप्शन में से बता दो, तो लेस की बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव लेवल होगा। रिप्लेस वर्ड देख के रिप्लेसमेंट लेवल या जनरेशन चूज मत करिए आना। लेस की बात हो रही है, लेस की बात का मतलब नेगेटिव की बात हो रही है। ठीक है, लेस की बात हो रही है। आगे देखते हैं हम। नंबर ऑफ वुमेन हु डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इज कॉल्ड, देखो मदर, नंबर ऑफ विमेन मतलब मदर, मेटर्नल मतलब क्या होता है, मदर, ये समझ में आ गया, ये आंसर सही है। मोर्टालिटी, मोर्टालिटी का भी हमें मतलब पता है, डाई मतलब डेथ के बारे में पता है, और रेट तो रेट हो गया। तो इसमें फ्रेटर्निटी, डेथ या टोटल मोर्टालिटी रेट चूज मत कर आना, फ्रेटर्निटी तो नहीं चूज करोगे, डेथ रेट या टोटल मोर्टालिटी रेट कुछ स्टूडेंट चूज कर सकते हैं, बट उसमें क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में नंबर ऑफ विमेन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ विमेन की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, मेटर्नल मोर्टालिटी रेट की बात कर रहा है। ठीक है, ये ट्रिक्स होते हैं, जब हम साथ साथ पढ़ाई करते हैं ना, तो ये ट्रिक्स होते हैं। ट्रिक्स से क्या होता है, बुद्धि में बिठाने हैं,
जितने भी टॉपिक्स है ये बिठाना है, रट्टा मार के नहीं जाना है। रट्टा मार के मैंने आपको ट्रिक क्वेश्चन बताए ना, कुछ भी अनाप शनाप चूज करे आओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, अभी मैं आपको बता रही थी ना नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में, वो कब लॉन्च्ड हुई है? बताओ कब लॉन्च्ड हुई है? कुछ पढ़ाई करी है, कुछ नोट्स लिए हैं? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब हुई है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई है 2000 में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई है? 2000 में आई है। ठीक है, इस चैप्टर से मैंने आपको इतने ही क्वेश्चंस करवाए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चंस आ सकते हैं, और भी क्वेश्चंस आएंगे। टेस्ट सीरीज मैंने आपको स्टार्ट करवा दी है, जो भी आएगा यहीं से आने की पूरी संभावना है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको एमसीक्यूज करवा रही हूँ, मैं आपको नॉर्मल डोमेन का पढ़ा रही हूँ, नोट्स लिखवा रही हूँ। वो नोट्स आपके सीयूटी बोर्ड्स में दोनों में काम आ जाएंगे, क्योंकि हमारा सीयूटी क्या है, एमसीक्यू बेस्ड, एमसीक्यू भी करवा रही हूँ। सिर्फ आंसर नहीं बता रही हूँ, गूगल से रट्टा मारोगे, कहीं से भी रट्टा मारोगे, सिर्फ ऑप्शंस मिलेंगे। सिर्फ ऑप्शंस मिलेंगे, क्या होगा, रट्टा मार के चले जाओगे, ट्रिक क्वेश्चन पूछ लिया, स्टूडेंट्स गलत चूज करे आएंगे। गलत चूज करने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज, आपको क्या फायदा होगा मेरे साथ टेस्ट सीरीज करने का? मैं आपको आंसर तो बता ही रही हूँ, मैं क्विक रिकैप, क्विक रिविजन करवा देती हूँ, ट्रिक क्वेश्चन समझा रही हूँ, तो इससे छोटा छोटा आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ यार इसका आंसर यही है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो डरो मत। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, यूनिमॉन्क्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे पूरी फर्स्ट बुक कंप्लीट करवा दिए, सेकंड बुक भी हमने डालना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पे, सब कुछ आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।